Okay, so let us begin with this whole discussion of, or let us continue with this whole discussion of development. अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ तो ज़रूर देखा है कि डेवलपमेंट जो है वो हर एक के लिए अलग हो जाता है, राइट। हर एक आदमी का जो है डेवलपमेंट का गोल जो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक आदमी की एस्पिरेशंस अलग होंगी बेस्ड ऑन किस परिस्थिति में वो जी रहे हैं, किस परिस्थिति में वो रह रहे हैं, राइट। तो ये फ़र्क तो होता है। आगे हमने ये देखा कि डेवलपमेंट को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते वक्त जो है पहला फोकस जो होता है वो इनकम पे होता है। लेकिन हम इससे पहले देख चुके हैं कि सिर्फ इनकम जो है वो लोगों के एस्पिरेशन को डिफाइन नहीं करता है या लोगों के एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आमदनी के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को चाहिए होती हैं। तो ये दो चीज़ हम देख चुके हैं। तो अब अगर मान लो कि हम कभी भी कंपेयर करने की बात करते हैं किसी दो कंट्री को या किसी दो स्टेट को, अगर हम कंपेयर करने का सोचते हैं तो हमें पहला तो ये देखना है कि क्या हम सिर्फ इनकम को क्राइटेरिया लेके चलते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। इनकम जो है वो सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता है, खास करके जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनकम के अलावा जो है बाकी क्राइटेरिया भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोगों के बीच जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसी है, लोग जो है किस तरह के हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, सब आदमी को जो है पीने का साफ पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, एजुकेशन की सुविधा कैसी मिल रही है, हेल्थ केयर कैसा अवेलेबल है। बहुत सारे और क्राइटेरिया है जिनको कि रखा जा सकता है। और अगर नहीं रखिएगा आप तो कितने मिसलीडिंग रिजल्ट आ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम जो है टेबल 1.3 और टेबल 1.4 को देख के कर सकते हैं। नाउ इफ यू लुक एट टेबल 1.3 व्हिच हैज इकोनॉमिक सर्वे डेटा फ्रॉम 2018-19, तो यहाँ पर दिखाया गया कि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है 2015-16 के लिए, पर कैपिटा मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हरियाणा का जो पर कैपिटा या एवरेज इनकम है वो 1,80,174 है। केरला दूसरे नंबर पर है 1,63,475 और बिहार ऑफ कोर्स बिल्कुल नीचे से मजबूती से थामे हुए है सबको 34,489। ठीक है, तो इस आधार पर एक जनरल सिंपल सा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि हरियाणा इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया, केरला इज of course like below Haryana in development, and of Bihar it is standing at the pavement, है पावदान पर खड़ा है बिहार, राइट। ये एक निकलेगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं और टेबल 1.4 को देखते हैं जहाँ पर कि हम जो है फिर से हरियाणा, केरला और बिहार को ही कंपेयर कर रहे हैं, बट इस बार जो है कंपैरिजन का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। This time we are comparing these three states on the basis of infant mortality rate per 1000 live births, दूसरा है literacy rate, and third is net attendance ratio per 100 persons secondary stage, मतलब कि 14 साल या 15 साल से ऊपर के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका रेशियो क्या है। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं then we find Haryana has 30 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट मतलब क्या हो गया कि वो बच्चे जो कि 1 साल की उम्र, जो बच्चे जो जिंदा पैदा होते हैं लेकिन 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, दैट इज लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो पर 1000 जो जिंदा बच्चे पैदा होते हैं उसमें से कितने बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, दैट विल गिव यू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उस आधार पर जो है हरियाणा का रेट जो है वो 30 है। हरियाणा में 30 बच्चे मरते हैं, केरला हैज 10 एंड बिहार ऑफ कोर्स थोड़ा 35 पर है बिहार। ठीक है, अगला क्राइटेरिया है लिटरेसी रेट का। लिटरेसी रेट का मतलब क्या हो गया कि पॉपुलेशन 7 साल या उससे ऊपर के कितने लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, जिन्होंने की शिक्षा हासिल कर रखी है। तो लिटरेसी में हरियाणा 82%, गुड। केरला 94% एक्चुअली, बिहार 62%। अरे फिर खेत में भी काम देखना पड़ता है ना। और फिर आगे जब हम नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें, मतलब कि 14 साल से ऊपर के बच्चे, ठीक है, 14 और 15 साल के बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं, उनका अगर हम रेशियो देखते हैं 2013-14 का ये डेटा है आपके पास, तो हरियाणा का रेशियो है 61, यानी कि आउट ऑफ 100 61 बच्चे हैं जो कि हाई स्कूल के लेवल पर जो है सेकेंडरी स्टेज में पढ़ाई जारी रखते हैं। केरला में ये रेशियो ड्रामेटिकली काफ़ी ऊपर है, 83%। 100 में से 83 बच्चे जो हैं वो सेकेंडरी लेवल पर भी पढ़ाई जारी रखते हैं, सिर्फ जो है 17 बच्चा पीछे गया है। और इधर बिहार में 43%। तो मतलब ये कि आप चूंकि अभी सेकेंडरी लेवल पर ही इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे तो यू शुड रियलाइज़ कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं आपके क्लास के, जिनके साथ आपने प्राइमरी स्कूल पास किया, प्राइमरी लेवल पास किया होगा, उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो ऑलरेडी घर बैठ चुके हैं, कहीं नौकरी कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे वो। तो ये हो गया आपका जो है। तो इस आधार पर अगर आप देखिएगा तो फिर आप क्या कह सकते हैं, इज हरियाणा रियली द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन बिहार? I think if you just if you put the income aspect aside, अगर इनकम वाले एस्पेक्ट को हम साइड कर दें तो we see that on all the three fronts, चाहे ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो या लिटरेसी रेट हो या फिर नेट अटेंडेंस रेशियो हो, इन तीनों एरियाज में केरला इज परफॉर्मिंग वे बेटर देन अदर स्टेट्स। केरला जो है बाकी स्टेट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और उस आधार पर जो है हमको फिर ये
कहने में ये दिक्कत हो जाएगी दैट हरियाणा इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, राइट। तो यही चीज़ आ जाती है कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या उसके कंपैरिजन वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको जो है ये देखना पड़ता है कि इनकम जो है वो सिर्फ एक बड़ा मुद्दा नहीं है, इनकम के अलावा बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि नहीं। अब ऐसे मान लो कि हरियाणा या बिहार जहाँ पर कि इन्फेंट मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर बस एक चीज़ इमेजिन करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के नज़रिए से मत देखो, ये सोचो कि उन पेरेंट्स को कैसा लगा होगा जिनके यहाँ जो है बच्चा पैदा तो जरूर हुआ होगा लेकिन साल भर के अंदर में वो जो है चला गया होगा, कितना बुरा लगा होगा उनको, एंड हु इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, राइट। इसी तरीके से जो है मान लो कि लिटरेसी की बात कर लो, अब अपने बारे में ही सोच लो कि अगर आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, होप दैट सोसाइटी गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, लेकिन जो आधे से ज़्यादा बच्चे जो कि इस लेवल तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, अगर आप उन बच्चों की जगह पर होते कैसा महसूस होता आपको, हाउ डिप्राइव्ड यू वुड हैव फेल्ट इन दैट सिचुएशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें ये मजबूर करती है सोचने के लिए कि डेवलपमेंट जो है क्या वो सिर्फ पैसे की आमदनी है या बाकी भी कुछ और चीज़ें हैं, राइट, या फिर कुछ और भी तरीके हैं जिन तरीकों से स्टेट जो है वो इनकम के अलावा बाकी क्राइटेरिया पर भी डेवलपमेंट को ज़्यादा सुलभ बना सकती है। ओके, अब देखो हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि पैसा जो है ना, पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। इनफैक्ट एक मूवी भी है इसमें कि एक अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो बोलता है कि उसके पास ये है वो डिफरेंट इंडिकेटर ऑफ वेल्थ की बात करता है, और दूसरा कैरेक्टर जो है वो अपनी मदर का रेफरेंस देता है, आई हैव मदर, बट पॉइंट इज दैट लाइक बेसिक जो आइडिया वहाँ पर है वो यही है दैट विद मनी यू कैन बाय मेनी थिंग्स बट यू कैन नॉट बाय एवरीथिंग विद मनी। Okay, and I'm not talking about like just mother or father. I'm talking about other things which are very very important for our lives. Okay, just you can say as important as our parents, like pollution free environment. आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो क्या आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद लीजिएगा, या फिर अगर आप मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि मेडिसिन में बहुत धांधली है तो क्या आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल प्योर मेडिसिन खरीद लीजिएगा उस मार्केट में? मुश्किल है, सब जगह धांधली चल रही है ना। या फिर मान लो कि अगर कोई बीमारी फैल गई तो क्या पैसा आपको उससे बचा लेगा? अभी कोरोना का ही पूरा मान लो कि माहौल चल रहा है तो क्या आपके जेब में बहुत सारा पैसा है तो आप कोरोना से बच जाइएगा, कोरोना के इन्फेक्शन से बच जाइएगा? इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, लेकिन फिर भी बीमारी तो आपके पास भी आ ही सकती है, राइट। तो ऐसे में जो है किस तरीके से प्लान किया जाए, क्या किया जाए? तो चूंकि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो भी बेसिक इकोनॉमिक नेसेसिटीज है, जो भी बेसिक आपकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ्टी, ये सब आप कम्युनिटी के लेवल पर अवेलेबल करवा दीजिए, कम्युनिटी के लेवल पर इसकी आप व्यवस्था करवा दीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, चूंकि सबके लिए उपलब्ध है तो ऐसे में जो है सब उसका फायदा उठाएगा, और जब सब उसका फायदा उठाएगा तो ओवरऑल सोसाइटी में जो है सबके पास एजुकेशन होगा, बेहतर हेल्थ होगा, सेफ्टी होगा, सबके पास सब कुछ होगा। दैट विल बी द परफेक्ट सिचुएशन फॉर ऑल, राइट। अब इसे केरला की बात कर लीजिए अगर आप, तो केरला में जो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप लोग देखते हैं तो इसकी वजह ये है कि केरला में जो है जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी है वो बिल्कुल मस्त है, बहुत बढ़िया है, राइट। इसी तरीके से बाकी स्टेट्स भी हैं जहां पर कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफी बढ़िया काम कर रहा है। तो अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सबके पास जो है खाने के अनाज की कमी नहीं पड़ेगी, और खाने के अनाज की अगर कमी नहीं है तो लोग हेल्दी होंगे, बच्चे हेल्दी होंगे, और अगर लोग और बच्चे हेल्दी होंगे तो स्वस्थ सोसाइटी समाज होगा, स्वस्थ बच्चे होंगे, मोर्टेलिटी रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सब फैक्टर जो है वो ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्ट करेंगे आपके यहाँ, राइट। तो अब इसके आधार पर मान लो कि अगर अब जो है हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे कि टेबल 1.3 और 1.4 का जो डेटा आपके पास दिया गया है तो उसमें हम देखते हैं कि हरियाणा जो है वो केरला से, पहली बात है क्या हरियाणा केरला से लिटरेसी रेट में आगे है? नो। इनफैक्ट सिंपल सा बात है, यहाँ पर जो है आगे ये बात की गई है कि आप ऐसे और कोई एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पर कि कोई गुड सामान या कोई सेवा जो है उसका अगर कलेक्टिव अरेंजमेंट किया जाए तो वो इंडिविजुअल प्रोविजन से सस्ता पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है कि एजुकेशन जो है उसका कलेक्टिव प्रोविजन जो है वो इंडिविजुअल प्रोविजन से सस्ता पड़ेगा। मतलब कि सरकार ही अगर बढ़िया स्कूलिंग की व्यवस्था कर दे तो ऐसे में जो लोग कुछ लोग मिलके जो स्कूल की व्यवस्था करेंगे उससे ज़्यादा सस्ता वो पड़ेगा। सरकार अगर बढ़िया हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दे तो कुछ लोग जो प्राइवेट नर्सिंग होम खोलेंगे उससे वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। सिक्योरिटी की ही बात करिए, सरकार अगर एक प्रॉपर जो है पुलिस की व्यवस्था कर दे तो ऐसे में जो है कुछ लोग जो अपना सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे उससे वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। सरकार इसी तरीके से और भी उदाहरण ले लो, सरकार अगर मान लो कि सब जगह जो है स्ट्रीट लैंप लगवा दे, सड़क पर लैंप लगवा दे तो ऐसे में हर एक आदमी जो अपने घर के आगे लगवाएगा उससे ज़्यादा सस्ता वो पड़ेगा,
राइट। और भी क्या चीज़ कर सकते हैं, सरकार अगर अपनी तरफ से जो है इरिगेशन की व्यवस्था कर दे, राइट, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था करके, तो ऐसे में जो है फ़ायदा भी सबका ज़्यादा होगा और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल अरेंजमेंट करने में जो खर्चा लगता है वो खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। और भी चीज़ें आप सोच सकते हैं जो सरकार अगर अपने लेवल से कर दे तो इसमें जो है इंडिविजुअल लेवल पर करने की तुलना में ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आगे ये सवाल उठता है क्या जो अच्छा हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी का जो अवेलेबिलिटी है क्या वो सरकार के खर्चे पर ही डिपेंड करता है या बाकी फैक्टर भी इसमें रेलेवेंट हो सकते हैं। तो इसमें हमको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें बाकी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितनी ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, राइट, या फिर गवर्नमेंट ने जो है हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है तो उसके लिए उन्होंने प्लानिंग कैसे की है, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, ये सारे फैक्टर उसमें काम आ जाते हैं। ओके, एनीवेज, तमिलनाडु का केस दिया हुआ है कि 90% लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो राशन की दुकान का यूज करते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल में सिर्फ 35% लोग करते हैं इसका यूज। तो ऐसे में कहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर होंगे और क्यों? ऑफ कोर्स तमिलनाडु के लोग ज़्यादा बेहतर होंगे। रीज़न ये है कि वो जो चूँकि राशन के शॉप का यूज करते हैं 90% लोग, तो मतलब कि इतने लोग जो हैं उनको ये फैसिलिटी मिल रही है, वो सब जो है उन सबको खाने का प्रॉपर जो है अनाज मिल रहा है और ऐसे में जो है माल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम उनके बीच में नहीं होगी। और ज़्यादा अगर हेल्दी होंगे तो बढ़िया काम भी करेंगे वो, और बढ़िया काम अगर वो करेंगे तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Now we are looking at like another comparative data here, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है हरियाणा, केरला और बिहार का कंपैरिजन देखा था, वैसे we are going to look at like some data regarding India and its neighbors from 2017। बेसिकली साउथ एशिया पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, जैसे कि श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश हैं मौजूद। तो यहाँ पर अगर ग्रॉस नेशनल इनकम को देखो, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम और बेस्ड पर कैपिटा इनकम रहा है। पर कैपिटा मतलब हर एक इंडिविजुअल जितना कमाता है, एवरेज इनकम जिसकी बात हमने की थी, राइट, डॉलर में है ये। तो श्रीलंका जो है वो टॉप पर है, इंडिया सेकंड नंबर पर, फिर पीछे म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करो, मतलब कि पैदा होने के टाइम में कितना लाइफ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, कितने साल तक आप जिएंगे। तो इस मामले में श्रीलंका जो है वो 75.5 के साथ टॉप पर है। इंडिया जो है वो 68.8 है, म्यांमार से थोड़ा ऊपर, पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर, राइट, और नेपाल और बांग्लादेश से नीचे है इंडिया यहाँ पर। फिर उसके बाद जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है ऑफ पीपल एज 25 एंड एबव, 25 या उससे ज़्यादा के लोग जो है उनका जो एवरेज स्कूलिंग ईयर है, मतलब कितना समय उन्होंने स्कूल में बिताया है, कितने समय उन्होंने पढ़ाई की है, तो उसमें देखो फिर से जो है श्रीलंका टॉप पर है एंड देन सेकेंड पोजिशन इज ऑफ इंडिया। HDI रैंकिंग जो बात करोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग की बात करोगे वर्ल्ड में अगर, तो श्रीलंका जो है उसकी रैंकिंग है 76। जितना ज़्यादा रैंकिंग आपका आया मतलब आप उतने नीचे हैं। तो श्रीलंका 76 काफ़ी ऊपर है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। सेकंड पर श्रीलंका के बाद जो है साउथ एशिया में आपका इंडिया का नंबर आता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया काफ़ी बड़ा देश है, श्रीलंका में काफ़ी समय तक जो है सिविल वॉर वगैरह सबकी सिचुएशन रही, इस सब के बावजूद जो है श्रीलंका जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उसका जो है पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर लोगों का मीन स्कूलिंग ईयर्स जो है वो भी ज़्यादा है, राइट। तो मतलब कि डेवलपमेंट में जो है एक से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। अगला जो मुद्दा आता है वो आता है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे रहना चाहिए कि जो आपके पोता पोती होंगे वो सब भी जो है उसमें निमह जाए, मतलब कि वो सब भी उसमें सर्वाइव कर सके, राइट। तो वही चीज़ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब होता है। हम लोग के यहाँ मैथिली में खास करके जो है ये तो मुहावरा काफ़ी दिनों से चला आ रहा है कि ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि आपके जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी जो है खुशी खुशी रह सके। तो वही बात है कि डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही आइडिया है कि डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जो कि अभी हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही करता है, साथ ही साथ जो हमारी भविष्य की जनरेशन्स हैं उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को भी जो है अंडरमाइन नहीं करता है, कमजोर नहीं करता है। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि जैसे हम लोग अभी खुशी खुशी अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए रह रहे हैं, वैसे ही हमारी भविष्य की जो आएंगी जनरेशन्स वो भी अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो इसको खतरा किन चीज़ों से है? तो खतरा किस चीज़ से है? तो ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारी जो एक आदत है कि हम रिसोर्सेज का जो भी चीज़ जिसके पीछे लग गई उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, राइट। तो ये जो ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो कि हम लोग ग्राउंड वाटर का करते हैं, फॉसिल फ्यूल का करते हैं, जो चीज़ नज़र में आ जाए जिससे फायदा होगा सबका ओवर यूज हम लोग कर देते हैं। तो ये जो है खतरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आपको यहाँ पर एक्चुअली 2 एग्जाम्पल भी दिया गया है, इंडिया के ग्राउंड वाटर का दिया गया है और इसके अलावा जो है जो क्रूड ऑयल का है उसका भी दिया गया है कि इंडिया में जो है ग्राउंड वाटर जो है मोटा मोटी 300 डिस्ट्रिक्ट में जो है ग्राउंड वाटर का लेवल लास्ट 20 ईयर्स में 4 मीटर से ज़्यादा नीचे चला गया है।
अगले 25 साल में ऐसा माना जा रहा है कि 60% जो कंट्री है उनका हालत यही हो जाएगा अगर इसी टाइप से पानी का यूज जो है वो चलता रहे। अब देखो ग्राउंड वाटर जो है वो एक्चुअली आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है, ये रिप्लेनिश हो सकता है, बारिश होगी फिर से पानी जमा होगा सरफेस पर, वो डिसलेस के नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा ना। हम लोग रिप्लेनिश होने का टाइम कहाँ देते हैं, उससे पहले उसको निकाल के खत्म कर रहे हैं ना, दैट इज ओवर यूज। ओके यही काम हम लोग फॉरेस्ट के साथ करते हैं, यही काम हम लोग डिफरेंट एनिमल्स के साथ करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे मिनरल्स के साथ भी यही चीज़ किया है, फॉसिल फ्यूल्स पकड़ के एकदम से पड़े हुए हैं फॉसिल फ्यूल के पीछे में, राइट। तो क्या है ये ओवर यूज जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे फॉसिल फ्यूल का ही देख लो कि मिडिल ईस्ट कंट्री जो कि ऑयल के सबसे बड़े सेलर्स हैं बेसिकली, तो उनके पास जो रिजर्व है वो देख लो, और उनके पास जो है 70 साल तक उनका रिजर्व चलने वाला है। यूएसए जो है उसका रिजर्व 50 साल अभी जो है उनका 50,000 मिलियन बैरल्स उनका जो है रिजर्व है 2017 में, और अगले 10.5 साल तक उनका चलने वाला है। पूरी दुनिया का आंकड़ा लिया जाए तो अगले 50 साल तक जो है आपका क्रूड ऑयल चलने वाला है। अब यहाँ पर देखो पहली बात तो यह है कि अगर इस हिसाब से चलता रहा तो 50 साल ठीक है पेट्रोल चलेगा आपका पूरी दुनिया के लिए, लेकिन अगर इसमें अलग अलग जो कंट्री है उनके अलग अलग सिचुएशन होगा, जैसे इंडिया वगैरह जो कि इंपोर्टेड ऑयल पर ही डिपेंड करते हैं, तो इंडिया से बस क्या हो जाएगा, जैसे ही तेल का सप्लाई कम हो जाएगा तो इन लोगों को ज़्यादा दाम देना पड़ जाएगा, इनकी इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी। अमेरिका उसके पास कम ही टाइम का जो है बचा हुआ है पेट्रोल रिजर्व, तो वो क्या करेगा, दुनिया भर में जहाँ तहाँ झंझट करवाएगा ताकि उसका ऑयल रिसोर्सेज पर कब्जा किया जा सके, राइट। तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पर। और सबसे बड़ा मुद्दा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है वो ये आता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे जंगल को नुकसान पहुंच रहा है हमारी वजह से, या अंडरग्राउंड वाटर जो है वो खराब हो रहा है, या पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की वजह से जो हम लोग सॉइल का ओवर यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो है सॉइल खराब हो रही है, तो इन सभी डैमेजेस का जो असर होगा, या फिर हमारे कल कारखाने की वजह से जो एयर पॉल्यूटेड हो रहा है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से कि आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं पोलर रीजन में, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसका असर क्या होता है, जो कर रहा है गंदा उसी को होगा क्या, नहीं होगा, पूरी दुनिया पर इसका असर हो रहा है। और इसीलिए जो है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी जो है ये पूरी दुनिया मिलके जो है वो बनाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन तैयार करे कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए, और फिर उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करने का भी एक साझा प्लान बनाना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर डेवलपमेंट हो वो डेवलपमेंट जो है बेईमानी या गैर बराबरी पर आधारित ना हो, उसमें सबको मौका मिले, सबके जीने का चांस हो, और सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही नहीं हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी उसमें बराबरी का मौका हो। सो वेल दैट इज अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट डेवलपमेंट। आई होप दैट यू गॉट a basic idea of development and some aspects of it, and well we will continue later with like different sectors of economy, but that is for the next class. Okay, until then have fun, bye bye.